गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं पप्पू खान इस वीडियो के साथ आज हम बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में सामान्य परिचय पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बातों का डिस्कस कर लेता हूँ मैं। जो बच्चे 10वीं पास करके अपने आगे के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट चयन करना है, किस आधार पर चयन करना है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ देखिएगा, अपने क्या होता है एजुकेशन सिस्टम में 10वीं पास करने के बाद में सब्जेक्ट चयन किया जाता है, अलग अलग सब्जेक्ट लिए जाते हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं जिसके आधार पर बच्चा अपने भविष्य को तय करता है। और ये एक शुरुआती स्टेज है। 10वीं तक आप कॉमन पढ़ाई करते हैं। कॉमन पढ़ाई करने के पश्चात फिर आप नेक्स्ट भविष्य में अपने कैरियर बनाने के लिए सब्जेक्ट विशेष का चयन करते हैं। वो सब्जेक्ट विशेष आपके आगे भविष्य में काम आता है, अपनी जॉब लगाने में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन बच्चों ने 10वीं पास कर लिए वो बच्चे सबसे पहले तो ये बात दिमाग में रखें कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किस सब्जेक्ट में हमारी रुचि है, कौन से सब्जेक्ट से हमारा कैरियर अच्छा बन सकता है, या हम किस सब्जेक्ट में मेहनत करके अपने कैरियर को जल्दी से जल्दी सफल बना सकते हैं, जीवन को सफल बना सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखो, ये कुछ जो 10वीं पास बच्चे होते हैं, 10वीं के बाद में 10th पास जो बच्चे होते हैं, 10th पास्ड बच्चे होते हैं, बोर्ड के जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी 10वीं पास किया है, वो बच्चों के लिए 3-4 स्ट्रीम है हमारे पास जिनमें वो अपना भविष्य संवार सकते हैं। अगर एकेडमिक सेशन के अंदर बात करें, अपने शैक्षणिक सेशन के बारे में बात करें, तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो आर्ट्स सब्जेक्ट्स लेते हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट्स लेते हैं। आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। कुछ बच्चे साइंस स्ट्रीम्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, और कुछ बच्चे कॉमर्स लेते हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि जो बच्चे होते हैं जो 10वीं पास होते हैं वो 11वीं में एडमिशन के लिए, इसमें 11वीं क्लास के अंदर एडमिशन के लिए उनको सब्जेक्ट का चयन करना होता है। तो आर्ट्स सब्जेक्ट होते हैं, साइंस सब्जेक्ट होते हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट होते हैं। मैं यहाँ पर बात करूँगा आज आपको साइंस सब्जेक्ट के अंदर। किसके बारे में बात करूँगा? साइंस सब्जेक्ट के बारे में। तो जो साइंस सब्जेक्ट है उसकी 2 स्ट्रीम चल रही हैं यहाँ पर अपने पास NPS स्कूल मालाखेड़ा के अंदर। साइंस की 2 स्ट्रीम्स हैं। एक तो हमारे पास है मैथ साइंस और एक है बायो साइंस। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैंडिडेट 10वीं पास हैं वो 11वीं के अंदर अगर साइंस लेना चाह रहे हैं तो साइंस लेने के लिए क्या है, उनके पास 2 ऑप्शन है हमारे पास यहाँ। एक तो मैथ साइंस है और एक बायो साइंस है। मैथ साइंस और बायो साइंस के अंदर डिफरेंस क्या होता है? देखिएगा, 11वीं के अंदर हमारे पास 5 सब्जेक्ट चलते हैं। कितने सब्जेक्ट चलते हैं 11वीं क्लास के अंदर? 5 सब्जेक्ट चलते हैं। कितने सब्जेक्ट चलते हैं? 5 सब्जेक्ट चलते हैं। ठीक, और इन 5 सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास आता है, पहला सब्जेक्ट आता है हिंदी, इंग्लिश। ये दोनों अनिवार्य सब्जेक्ट हैं। अनिवार्य सब्जेक्ट का मतलब ये है कि चाहे वो बच्चा आर्ट्स ले, चाहे साइंस ले या कॉमर्स ले, उन सभी के पास ये सब्जेक्ट जरूर रहेंगे। कौन कौन से? हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी रहे, अनिवार्य सब्जेक्ट हैं ये। जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश उनके पास रहेगा 11वीं 12वीं के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जो साइंस वाली बात है आगे हमारे पास, साइंस SCIENC साइंस। इसके अंदर हमने बात की 2 ब्रांच की। किसकी बात की है? 2 ब्रांच की बात की है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो ब्रांच है मैथ्स और दूसरी है बायो। तो मैथ्स के अंदर तो एक तो सब्जेक्ट हो जाएगा मैथ हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा फिजिक्स हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा केमिस्ट्री। और इधर की बात करें तो ये कि तो बायोलॉजी हो जाएगा हमारे पास, दूसरा हो जाएगा फिजिक्स, और तीसरा हो जाएगा केमिस्ट्री। तीसरा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री। तो यहाँ पर मैथ्स और बायोलॉजी, जो बच्चे मैथ्स लेना चाहते हैं उनके लिए नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स और केमिस्ट्री है।
बायो मैथ के अलावा कौन सा सब्जेक्ट है? फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इस प्रकार अगर हम मैथ्स स्ट्रीम की बात करें, मैथ्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो जाएगा मैथ्स, दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा हमारे पास फिजिक्स, तीसरा क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री, और दो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? हिंदी और इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक। और अगर हम बायोलॉजी के अंदर बात करें तो बायो जो लेता है कैंडिडेट, उसके लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी, दूसरा सब्जेक्ट जो होता है हमारे पास फिजिक्स, और तीसरा होता है केमिस्ट्री, और बाकी जो हिंदी और इंग्लिश है वो कॉमन होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों कॉमन होते हैं। ये दो सब्जेक्ट क्या है? कॉमन सब्जेक्ट है। इनमें डिफरेंस क्या आता है? एक तो मैथ में आता है और एक किसमें आता है? हमारे पास बायोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या है? 11th बायो के बारे में बात करेंगे। मैथ के बारे में बात नहीं करेंगे, आर्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, कॉमर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसके पीछे कारण भी ये है कि मैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हूँ वो कौन से बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड हूँ, तो बायोलॉजी से संबंधित बात ही आपको मैं बताऊँगा, अदर सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं उनके बारे में, ठीक है। तो मैं अपने सब्जेक्ट को लेकर ही क्या है आगे चलकर आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, जो बच्चे 10वीं पास करके बायोलॉजी लेना चाह रहे हैं, उनको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूँ कि किस प्रकार ये अपना सिलेबस जो होता है वो कैसे होता है। उस यहाँ बायोलॉजी के बारे में बात करें तो हम 11th बायो, तो पहला सब्जेक्ट जो हमारे पास है हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। अब जो लोकल क्लास है हमारे पास 11वीं क्लास है, 11वीं क्लास के अंदर इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। जो हिंदी जो होती है हमारे पास, इसमें वर्तमान जो कंडीशन चल रही है उस कंडीशन के अनुसार हमारे पास 3 टेस्ट होते हैं। कितने टेस्ट होते हैं? संख्या कितनी होती है? 3। और प्रत्येक टेस्ट कितने नंबर का होता है? 30 नंबर का होता है। यहाँ अगर बात करें हम नेक्स्ट 2 एग्ज़ाम होती हैं, 2 एग्ज़ाम्स होती हैं। एक तो हाफ ईयरली होती है और एक ईयरली होती है, ठीक है। बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर कि किस प्रकार हमारी पढ़ाई हम करेंगे, किस पैटर्न पर करेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कब हमें क्या एग्ज़ाम देना है, किस तरह से एग्ज़ाम है, उनकी मार्किंग क्या है, वो चीज़ें बता रहे हैं हम आपको। तो यहाँ लोकल जो 11th के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 11th के अंदर क्या होता है? 3 टेस्ट होते हैं। प्रत्येक टेस्ट 10 नंबर का होता है, इसलिए 30 नंबर का टोटल टेस्ट हो जाते हैं। जो ये हमारे पास एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम में क्या होता है हमारे पास? ये जो हिंदी है, इंग्लिश है, ये 70 नंबर की एग्ज़ाम होती है। कितने नंबर की होती है? 70 नंबर की एग्ज़ाम होती है। प्लस में क्या हो जाता है? 30 टेस्ट नंबर के हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 100 नंबर का। तो ये जो एग्ज़ाम है हमारे पास, ये कौन सी है? हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के अंदर क्या होता है हमारे पास? यहाँ जो एग्ज़ाम होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास 40 नंबर की। कितने नंबर की होती है? 40 नंबर की। 40 नंबर में उसके बाद में हमारा 40 नहीं 50 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? ये 50 नंबर की होती है एग्ज़ाम। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बारे में बात करूँ, 50 नंबर की। उसके बाद में 30 नंबर के क्या हो जाते हैं? टेस्ट हो जाते हैं। और 30 नंबर के क्या, 20 नंबर के क्या हो जाता है? प्रैक्टिकल। ये क्या हमारे पास? टेस्ट, और ये हमारे पास क्या है? एग्ज़ाम। और इसी प्रकार हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर हम बात करते हैं, तो केमिस्ट्री के अंदर भी हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है? 50 + 30 + 20 प्रैक्टिकल।
इंटरनल प्रैक्टिकल होते हैं, आउटरनल नहीं होते, एक्सटर्नल नहीं होते। हमारे यहाँ 11वीं के अंदर प्रैक्टिकल इंटरनल होते हैं। जो क्लास टीचर होता है या सब्जेक्ट टीचर होता है, सॉरी, वो सब्जेक्ट टीचर ही प्रैक्टिकल लेता है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और इस प्रकार हमारे पास कितने नंबर का मार्क्स हो जाता है, ये 100 नंबर का मैटर हो जाता है। इधर हम बात करें बायोलॉजी के अंदर बात करें तो बायोलॉजी के अंदर भी हमारे पास 50 + 30 + 20, तो हमारे पास क्या हो जाता है, 100 नंबर हो जाते हैं। कितने नंबर हो जाता है, 100। अब टोटल देखते हैं हम यहाँ पर। हिंदी में कितने हैं, 100 नंबर। इंग्लिश में कितने हैं, 100 नंबर। और यहाँ पर फिजिक्स में कितने हो गए, 100 नंबर। केमिस्ट्री में कितने हो गए, 100 नंबर। और बायोलॉजी में कितने हो गए, 100 नंबर। टोटल कितने नंबर हो गए, 500 नंबर। कितने नंबर हो गए, ये 500 मार्क्स। किस में है ये हमारे पास, हाफ ईयरली एग्जाम तक। कब तक है ये, हाफ ईयरली एग्जाम तक। कितने नंबर का हमारे पास मैटर हो गया, ये 100 नंबर का मैटर हो गया। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम यहाँ पर ईयरली एग्जाम के बारे में। ईयरली एग्जाम में लोकल एग्जाम के अंदर बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। वार्षिक एग्जाम के अंदर जो वर्तमान पैटर्न उसके आधार पर बता रहा हूँ मैं आपको। वार्षिक बोले तो ईयरली एग्जाम परीक्षा, इसके अंदर हम देखते हैं जो हिंदी इंग्लिश वगैरह होते हैं वो कितने नंबर होते हैं, 100 नंबर के। हिंदी 100, इंग्लिश 100। अब उसके बाद में हमारे पास फिजिक्स, वो 70 + 30। ये 30 क्या है, प्रैक्टिकल। 30 क्या है हमारे पास, प्रैक्टिकल। इसी प्रकार केमिस्ट्री 70 + 30 प्रैक्टिकल। और इस प्रकार बायोलॉजी तो 70, यहाँ बायोलॉजी के अंदर भी क्या है, 70 + 30। 30 नंबर किसका है, प्रैक्टिकल का। 70 नंबर तो क्या है, ईयरली एग्जाम का, और 30 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो टोटल कितना हो जाता है, ये भी 100 नंबर हो जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 100 नंबर, यहाँ पर भी हमारे पास 100 नंबर, और यहाँ पर भी हमारे पास कितने हो गए, 100 नंबर। तो 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर। तो यहाँ ओवरऑल देखें तो ये भी वार्षिक परीक्षा होती है, वो भी हमारे पास कितने नंबर की होती है, 500 नंबर की। और हाफ ईयरली एग्जाम होती है, वो भी कितने नंबर की होती है, 500 नंबर की। दोनों एग्जामों को अगर मिलाकर देखा जाए तो हमारे पास टोटल जो होता है, टोटल वो 500 + है 500 बराबर कितना होता है, 1000 मार्क्स। तो इस प्रकार 1000 मार्क्स के हमारे 11वीं क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी परीक्षाएं होती है। और इसी के आधार पर क्या होता है, रिजल्ट तैयार होता है। किसके आधार पर, एग्जाम के आधार पर। हाफ ईयरली एग्जाम, टेस्ट और ईयरली एग्जाम के आधार पर क्या होता है, रिजल्ट तैयार होता है। और उसके बाद में फिर हम 11वीं पास करने के बाद में कब पहुंचते हैं, 12वीं में पहुंचते हैं। तो यहाँ लोकल एग्जाम के बारे में डिस्कस किया हमने, किस तरह से पैटर्न है। आपको ये बताया हमने कि जो लोकल एग्ज़ाम है, अगर जो कोई बच्चा 10वीं पास करके बायोलॉजी लेना चाह रहा है तो उसके पास 5 सब्जेक्ट होंगे। एक तो हिंदी होगी, एक इंग्लिश होगी, वो तो दोनों कंपलसरी रहे, अनिवार्य सब्जेक्ट हैं। उसके बाद में फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट हैं, इनमें प्रैक्टिकल होते हैं। तो यहाँ पर अगर बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करें थोड़ा सा, तो बोर्ड एग्ज़ाम में 12वीं की क्लास के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ क्या होता है, 12वीं के अंदर जो हमारे पास एग्ज़ाम जो होता है, वो एग्ज़ाम जो होता है वो हमारे पास 70 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 70 और 70 नहीं, 56 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 56 नंबर का होता है एग्ज़ाम। और 56 नंबर के बाद में 14 नंबर सत्रांक होते हैं। 14 नंबर क्या होते हैं, सत्रांक, जो स्कूल से भेजे जाते हैं। और 30 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। तो 56 नंबर तो हमारे पास एग्ज़ाम हो गया, और 14 नंबर ये हो गया। तो 56 और 14 कितने हो गए, 70। और 70 नंबर के बाद में 30 नंबर किसके होते हैं हमारे पास, 30 नंबर किसके होते हैं, प्रैक्टिकल के होते हैं। तो 70 और 30 कितने हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताते हैं। बहुत से बच्चे ये कहते हैं सर परसेंटेज वाली बात होती है, परसेंटेज बनेंगे ना बनेगी, किस तरह से बनती है परसेंटेज। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं तो आप इजी वे में आराम से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या हो जाती है, सब परसेंटेज बन जाती है। और वो परसेंटेज किस प्रकार बनती है,
बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको कि कम मॉडरेट बच्चा जो मीडियम बच्चा है वो भी अपनी अच्छी खासी परसेंटेज बना सकता है 12th के अंदर। और परसेंटेज के बिहाफ पर कई जो एडमिशन्स होते हैं हमारे एक तरह से डिप्लोमा होते हैं, उनमें एडमिशन लिया जाता है। डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्सेज के अंदर एडमिशन लिया जाता है। जैसे 12th के बारे में बात करें, क्योंकि हमें टारगेट क्या लेना है, 12th का लेना है। 11वीं लोकल है लेकिन पढ़नी है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमें 12वीं का भी पता होना चाहिए कि 12वीं क्या चीज़ है और 12वीं में किस प्रकार हमें आगे 12वीं के आधार पर अपने भविष्य को तय करना है। तो यहाँ ये देखिएगा 12वीं जो क्लास होती है उसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर होती है, हिंदी इंग्लिश की तो क्या होती है 100 नंबर की होती है हिंदी इंग्लिश की। तो बाकी जो हमारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास हिंदी और इंग्लिश। हिंदी जो है हमारे पास, ये हमारे पास किस प्रकार होती है, 20 नंबर का सत्रांक जाता है भैया यहाँ पर। तो 80 नंबर का तो पेपर होता है और 20 नंबर का क्या होता है सत्रांक, क्या होता है सत्रांक। और इधर भी क्या है 80 नंबर का पेपर होता है और 20 नंबर का क्या होता है सत्रांक, ठीक है। सेशनल नंबर 20 देते हैं। फिजिक्स के अंदर देखेगा, फिजिक्स के अंदर 56 नंबर का तो पेपर होता है, 14 नंबर सत्रांक होते हैं, 30 नंबर क्या होता है प्रैक्टिकल। तो ये तो होता है एग्जाम और ये होता है सत्रांक और ये होता है प्रैक्टिकल। ये क्या होते हैं प्रैक्टिकल। तो इस आधार पर हमारे पास कितने नंबर का पेपर हो जाता है 100 नंबर का। सेम यही पैटर्न किसके अंदर है, केमिस्ट्री के अंदर है। 56 नंबर का पेपर होगा, 14 नंबर सत्रांक होंगे, 30 नंबर क्या होगा हमारे पास प्रैक्टिकल होगा और कितना हो जाएगा ये 100 नंबर। और इधर बायोलॉजी के अंदर भी यही पैटर्न है, 56 नंबर का पेपर, 14 नंबर का हमारे पास क्या हो जाएगा सत्रांक और 30 नंबर का क्या हो जाएगा हमारे पास प्रैक्टिकल हो जाएगा। और प्रैक्टिकल और इन तीनों को जोड़कर क्या बन जाते हैं हमारे पास 100 नंबर हो जाते हैं। ये 100 नंबर, ये 100 नंबर और ये इधर भी हमारे पास कितने हो जाते हैं 100 नंबर। ये 100 नंबर, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने हो जाते हैं हमारे पास 500 मार्क्स। तो 12वीं क्लास के अंदर हमारे पास कितने नंबर का स्कोर रहता है, 500 नंबर का स्कोर रहता है। अब देखिएगा यहाँ हम बात कर लेते हैं, ये जो 14 नंबर होते हैं 30 नंबर होते हैं। 14 नंबर एक स्कूल वाला, अगर आप रेगुलर रहते हैं, अनुशासित रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं तो आपको ये 14 नंबर लमसम मिल जाते हैं, लगभग फुल मिल जाते हैं। और प्रैक्टिकल में भी आप मेहनत करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बढ़िया करते हैं टाइम टू टाइम, तो प्रैक्टिकल में भी आपके 30 नंबर ईजी वे में आ जाते हैं। तो मैं यहाँ मानता हूँ कि ये 14 प्लस 30 नंबर जो हैं ये अपने ईजी वे में आ जाते हैं, मेहनत करें तो अगर आप थोड़ा सा। तो ये अपने फ्री कैसे नंबर होते हैं, किस नंबर होते हैं ये फ्री कैसे नंबर होते हैं 44 नंबर। 44 मार्क्स जो होते हैं ना ये बहुत ही सिंपल मार्क्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस रेगुलरिटी प्लस थोड़ा सा वर्क करना तो पड़ता है। तो 44 नंबर ईजी वे में आ जाते हैं। अब ये हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास 56 नंबर का एग्जाम है, 56 नंबर का एग्जाम, 56 नंबर का एग्जाम, इनके बारे में देखते हैं। अगर कोई मॉडरेट बच्चा 56 नंबर में से अगर मान ले 50% नंबर भी ला रहा है, कितना नंबर ला रहा है 50% नंबर भी ला रहा है, तो यानी कि 27 नंबर ला रहा है। कितना ला रहा है 27 या 30 नंबर भी ले आता है और ईजी वे में आ जाते हैं 30 नंबर थोड़ा सा मेहनत करने के बाद में। और वो 30 नंबर भी ला रहा है किसके अंदर है एग्जाम के अंदर, तो 30 और 44 कितने हो जाते हैं 74 हो जाते हैं। तो ईजी वे में 74% आपकी आसाम से बन जाती है। और मैं आपको बता दूं 70% से ऊपर है जो परसेंटेज बनती है वो आपकी एडमिशन में भी हेल्पफुल होती हैं। डिग्री कोर्स, न केवल डिग्री कोर्स के अपितु हम ये कह सकते हैं कि डिप्लोमा कोर्स के अंदर भी ये परसेंटेज जो होती हैं आगे काम आती हैं। कई बार तो ये परसेंटेज जो होती हैं नौकरी में भी, नियुक्ति में भी या पोस्टिंग में भी काम आती है। जैसे नर्सिंग, जो बच्चा नर्सिंग करता है, डिपार्टमेंट नर्सिंग, तो वहाँ पर क्या है आजकल जो कट ऑफ निकलती है वो क्या है 12वीं की कट ऑफ परसेंटेज का कट ऑफ निकाला जाता है, 12वीं की परसेंटेज को आधार बनाया जाता है और डिप्लोमा की परसेंटेज को आधार बनाया जाता है। 50% 12वीं की और 50% डिप्लोमा के आधार पर क्या है बच्चे की नियुक्ति होती है, एक तरह से नौकरी लगती है। तो वहाँ ये परसेंटेज वैल्यू रखती है। जो बालक परसेंटेज अच्छी बना लेता है 12वीं के अंदर, वहाँ पर ये परसेंटेज जो है बहुत अच्छे काम आती है। ये जो 74% मैंने बताई है बहुत ही सरल आंकड़ा है ये,
बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर बायोलॉजी वाले जो बच्चे होते हैं उनके तीनों सब्जेक्ट जो होते हैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होते हैं। प्रैक्टिकल में इजी वे में आप मेहनत करते हैं हल्की सी भी तो आराम से आपके प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर आ सकते हैं और शतरंग भी आपका अच्छा जा सकता है। और इस आधार पर आपके 44 नंबर जो होते हैं ये बहुत सरल तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं। बस अब एग्ज़ाम होते रहे, एग्ज़ाम के अंदर आप 50-60% भी मार्क्स ले आते हैं तो आराम से आपकी 75% बन जाती है। और अगर यहाँ एग्ज़ाम में अगर आप 50% 60% से अलग हटकर अगर थोड़ा सा परसेंटेज यहाँ पर क्या कर लेते ये एग्ज़ाम के अंदर 30 नंबर के बजाय 40 नंबर लाएँ, 45 नंबर लाएँ तो फिर आपकी परसेंटेज 85 से क्रॉस कर जाती है। और 85 से क्रॉस करने का मतलब है आपका आने वाले समय में जो परसेंटेज है बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये हमने आपको एक थोड़ा सा आइडिया बताया किस प्रकार 12वीं में परसेंटेज का जो आंकड़ा होता है वो किस प्रकार प्राप्त किया जाता है और किस प्रकार मेहनत करके हम उसको कवर कर सकते हैं। और 11वीं के अंदर जो सब्जेक्ट है उसका क्या सब्जेक्ट और प्लस पूरे सिलेबस का जो क्या स्ट्रक्चर है, ढांचा है, किस प्रकार एग्ज़ाम हो रही है या किस प्रकार एग्ज़ाम होती है, कितने नंबर की होती है, उनके बारे में हमने आपको डिस्कस किया। ये तो इस प्रकार आप एक अच्छा खासा सब्जेक्ट लेकर और एक और ख़ास बात है कि यहाँ जो बायोलॉजी सब्जेक्ट जो वर्तमान में इसका बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है वर्तमान में कि मेडिकल के अंदर अथाह अपॉर्चुनिटी है इस सब्जेक्ट के लिए। मेडिकल के अंदर कैसे अथाह अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बीमारियां हैं, जनसंख्या है, ये लगातार बढ़ती जा रही है, बीमारियां नई बनती आ रही हैं और इसके अलावा जनसंख्या भी क्या है लगातार बढ़ रही है। तो जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, जितना पोल्यूशन होगा, जितनी बीमारियां बढ़ेंगी, उतना ही क्या है मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत होती है। और अभी भी हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल का या ह्यूमन रिसोर्सेज है मेडिकल के वो बहुत कम है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय जो है बहुत मेडिकल स्टाफ से एक तरह से कमी से जूझ रहा है। और हमारे यहाँ पर तहसील लेवल पर कोई हॉस्पिटल होती है, ग्रामीण लेवल पर या पंचायत लेवल पर अभी भी कोई हॉस्पिटल हैं जो बहुत अच्छी तरह से या तो है ही नहीं और है भी तो वो क्या है संचालित नहीं हो रही है स्टाफ की वजह से। इस कारण निकट भविष्य में या नेक्स्ट टाइम आने वाले टाइम में मेडिकल के अंदर जो है जो हॉस्पिटल हैं, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं जो है, हेल्थ एंड हाइजीन की जो सुविधाएं हैं वो ग्रामीण स्तर तक पहुंचाई जाएंगी। और ग्रामीण स्तर तक पहुंचाई जाएंगी तो बंदे या आप कह सकते हैं आप कि बालकों जो ये जो सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी तो सुविधा कोई ऐसे ही थोड़ी पहुंचाई जाती है, मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत होगी। और मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत होगी तो मेडिकल स्टाफ कहाँ से आएगा, केवल बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट वाले ही तो मेडिकल स्टाफ बनेंगे आगे चलकर। तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो बायोलॉजी लेकर आप अपना अच्छा भविष्य संवार सकते हैं और अच्छे सेवा कार्य कर सकते हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने के बाद आप मेडिकल में आते हैं तो मेडिकल एक ऐसी सेवा है जिसमें आप पुण्य का काम भी करते हैं एक तरह से, कि इंसान जो होता है उसके लिए दो भगवान होते हैं, एक तो ऊपर वाला है गॉड और दूसरा को जो मानते हैं वो कि कई बार बीमारी की वजह दौरान किसी दुर्घटना के दौरान अगर उसकी हेल्प करके उसको स्वास्थ्य सुविधा देकर और उसको जिला सकता है या फिर उसके जीवन में कुछ योगदान दे सकता है तो वो भी उसके लिए एक भगवान के समान ही होता है। तो इस तरह से आप एक पुण्य का काम भी कर सकते हैं और पुण्य के साथ साथ आपकी आजीविका भी चल जाती है अच्छी खासी। और न केवल आप दूसरे के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, अपितु अपना और अपनी फैमिली का ख्याल भी रख सकते हैं। इस मेडिकल डिपार्टमेंट में आने के बाद में अथाह अपॉर्चुनिटी है। तो आपसे यही है कि समय को देखते हुए वर्तमान समय में बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, बहुत सारे कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को आप करके अपना भविष्य सुधार सकते हैं। तो इस तरह से आप बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने के बारे में सोच सकते हैं। और जो भी बालक मेहनत करके इस पढ़ाई को करेगा, बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर मेहनत करता है, वो असफल नहीं होगा, अच्छा खासा सफल हो सकता है, अच्छा खासा अपना जीवन चला सकता है। ठीक है, नॉट ओनली गवर्नमेंट जॉब है इसमें बट आल्सो प्राइवेट जॉब भी काफ़ी सारी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी खूब ये है। मशीनरी जो आ रही है, मान रही है कि मशीनरी आ रही है, मशीनरी रिप्लेस कर रही है ह्यूमन रिसोर्स को, लेकिन मेडिकल के अंदर इतना भी सक्सेस नहीं है मशीनरी। मेडिकल के अंदर अभी भी मानव की ज़रूरत है, मानव सेवा की ज़रूरत है, एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। तो इसमें कोई अभी कोई ड्रॉबैक नहीं है इसके।
बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप सब्जेक्ट चयन करके बायोलॉजी लेने का कोशिश करिए और अपने भविष्य को सुधारिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए के द्वारा हम आगे चलकर आपको बायोलॉजी का सामान्य परिचय बताएंगे। आज हमने आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में, किस प्रकार बायोलॉजी सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, इसके साथ किस प्रकार की पढ़ाई होती है, किस प्रकार 11वीं क्लास के अंदर, किस प्रकार 12वीं क्लास के अंदर इनका चयन किया जाता है, उन चीज़ों के बारे में बताया। ठीक है, ओके, आज इतना ही।